हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लास था बेसिक फिजिक्स का, हमने वहाँ पे इलास्टिसिटी को लेके स्टार्ट किया था एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे ऑलरेडी वहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस क्लास पे हम आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब आपको एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इलास्टिसिटी से जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ओके, चलो आज हम बात करेंगे पहले स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे समझना है एंड इसे ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो देखो, ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है किसी भी मटेरियल का जो इलास्टिक बिहेवियर है ये लोड के साथ कैसे कैसे वेरी करता है, कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, कैसे कैसे बदलता है। तो इलास्टिक बिहेवियर जो है लोड के साथ कैसे कैसे वेरी करता है, ये हमें पता चलता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से। ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो, हमने पहले तो क्या करना है कि इस कर्व को ड्रॉ करना है। मैंने दो एक्सिस लिए यहाँ पे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल को स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कीजिए एंड हॉरिजॉन्टल को स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 0 पॉइंट, जिसमें स्ट्रेस भी 0 है एंड स्ट्रेन भी आपका 0 है। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है कि इसको अगर एक हम पहले क्लास के कंसेप्ट के साथ रिलेट करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमने एक मटेरियल बॉडी लिया एंड इसमें हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। ठीक है, जिससे कि इसमें क्या आने वाला है, अभी डिफॉर्मेशन आने वाला है लॉन्गिट्यूडिनल। इसका लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ जो है ये चेंज होने वाला है। हमें ये पता है अगर किसी भी चीज़ को हम जोर से खींचेंगे तो उसका लेंथ जो है इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन कुछ बात है जो हमें समझना है अभी। ओके, देखो, हम जब इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, जब इस बॉडी पे हम लोड लगा रहे हैं, उसके साथ साथ ही इसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ही इसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप ये पूछे क्यों नहीं होगा डिफॉर्मेशन, ओके, लोड लगाने के साथ साथ, तो उसका आंसर ये है कि जब आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल बॉडी पे, तो इलास्टिसिटी के वजह से उसमें एक इंटरनल फोर्स जो है डेवलप होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जो क्या करता है, इसी फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है। ये फोर्स चाहेगा इसको डिफॉर्म करने की एंड ये जो अंदर का फोर्स है वो चाहेगा डिफॉर्मेशन को रोकने को। ओके, ठीक है। तो देखो, अंदर कुछ इस तरह से फोर्स आएगा। अगर ये पी फोर्स बाहर से इधर खींच रहा है तो अंदर से यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा अंदर जो इस तरफ खींचेगा एंड सेम केस इधर भी होगा। ठीक है ना, सेम केस इधर भी होगा। एक इंटरनल फोर्स इसको अपने ओरिजिनल शेप में रखने की कोशिश करेगा। ओके, अब हमने क्या किया कि हमने पी फोर्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, पी फोर्स को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो इसको अगर हम इंक्रीज करते रहे धीरे धीरे तो हम ये देखेंगे कि इसमें भी ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो अब इसी घटना को हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, अभी हम लोड को बढ़ा रहे हैं। लोड एंड स्ट्रेन का जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपको याद रखना है कि लोड जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेन उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, लोड एंड स्ट्रेन का जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ठीक है, तो हम लोड बढ़ा रहे हैं मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ क्या है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, ऐसे बढ़ते रहेगा। जितना हम स्ट्रेन बढ़ाएंगे, जितना लोड बढ़ाएंगे, स्ट्रेस भी कुछ इस तरह से बढ़ेगा, हमारा बढ़ता रहेगा। ओके, ठीक है, लेकिन कब तक बढ़ेगा ऐसा कि इसके साथ साथ ये जो प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो इंक्रीज हो रहा है ये इंटरनल फोर्स स्ट्रेस, तो ये कब तक बढ़ेगा ऐसा, कब तक ऐसा प्रोपोर्शनली
इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये होता रहेगा एक पॉइंट तक, एक लिमिट तक, ठीक है। मान लीजिए वो पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है। तो इस ए पॉइंट का नाम दिया गया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब इस लिमिट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के आगे तक ये स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। ये स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या करते हैं कि हम लोड को फिर से धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लोड को फिर से हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। अब जो ये स्ट्रेस है, ठीक है, ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अब उतना नहीं होगा, इंक्रीज होगा ठीक, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। पहले तो इसके साथ साथ एकदम स्ट्रेन के साथ साथ क्या है, लोड के साथ साथ इंक्रीज हो रहा था, प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब ए पॉइंट के बाद ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होगा। तो तब जाके क्या होगा कि ये अब स्ट्रेट लाइन ना हो के ये अब थोड़ा सा बेंड करने लगेगा, ओके, बेंड करने लगेगा ऐसा, ओके, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट आएगा हमारे पास बी पॉइंट, क्योंकि इसके बाद कुछ और होने वाला है, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये है बी पॉइंट, ओके। अब ये बी पॉइंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर ये जो पूरा मटेरियल है, ये जो मटेरियल बॉडी है, ये अपना इलास्टिक नेचर जो है शो कर पाता है, ओके, एकदम 100% शो कर पाता है, कंप्लीटली इलास्टिक होता है, ठीक है। ये बी पॉइंट के अंदर कोई भी मटेरियल कंप्लीटली क्या इलास्टिक होता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोड अप्लाई करना छोड़ देंगे, तो ए से बी तक अगर कोई भी पॉइंट में हम लोड अप्लाई करना छोड़ देंगे, तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अपना ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल जो शेप है, इसको रिगेन कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा, ओके, ठीक है ना। तो ए से बी तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जो मटेरियल बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी फुली इलास्टिक है, ठीक है, फुली इलास्टिक है। अगर इस पॉइंट के बीच, इस रीजन के बीच हम अगर लोड को अप्लाई करना छोड़ देंगे, लोड को हटा देंगे, तो मटेरियल बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बी पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, यील्ड पॉइंट, ओके, ठीक है। चलो ये बी पॉइंट हो गया। अभी क्या करते हैं कि बी पॉइंट के बाद भी हम लोड को इंक्रीज करते रहे, बी पॉइंट के बाद भी हम लोड को इंक्रीज करते रहे, तो क्या होगा कि अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस अचानक डिक्रीज होना शुरू कर देगा, स्ट्रेस अब डिक्रीज होना शुरू कर देगा, स्ट्रेस अब बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेस अब जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है, ठीक है, अब बढ़ेगा नहीं। लोड बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को नाम देंगे हम सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पॉइंट को कहा गया है लोअर यील्ड पॉइंट, ओके। अब देखो ये सी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। बी पॉइंट के बाद अगर हम लोड को इंक्रीज करते रहे, ओके, लोड को इंक्रीज करते रहे, तो ये जो बॉडी है, ये तो बॉडी हमारे मटेरियल जो है, मटेरियल बॉडी, ये ए पॉइंट के बाद ही डिफॉर्मेशन होना शुरू कर दिया था, ओके, ए पॉइंट के बाद ही डिफॉर्मेशन होना शुरू कर दिया था। हालांकि बी पॉइंट के आगे अगर हम लोड को रिमूव करते तो ये अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता, लेकिन बी पॉइंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट से ज़्यादा हम लोड को अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये अपना इलास्टिक नेचर जो है इसको क्या खो देगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, इलास्टिक नेचर जो है इसका कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस होगा इलास्टिक नेचर, एंड इसमें मटेरियल बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। हालांकि स्मॉल डिफॉर्मेशन आने वाला है, लेकिन डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। एंड उस डिफॉर्मेशन का अगर हम यहाँ से एक पैरेलल, इस लाइन का पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमें मिल रहा है, ये रीजन, ये है डिफॉर्मेशन आपका, ठीक है, ओके। तो बी पॉइंट के बाद हमने अगर लोड को इंक्रीज किया, लोड को अप्लाई करते रहे यानी इंक्रीज करते रहे, तो हमें बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एक परमानेंट क्या डिफॉर्मेशन, ठीक है, परमानेंट सेट, ओके। देन चलो अभी सी के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं, हम बॉडी को क्या लोड देते रहे हैं, ठीक है, लोड को इंक्रीज करते रहे हैं। तो
अब क्या होगा, ये जो स्ट्रेस डिक्रीज हो चुका था ये फिर से उठने लगेगा, ये फिर से उठने लगेगा। ओके, एंड उठते उठते एक मैक्सिमम एक पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एक पॉइंट तक जाएगा, जिसके बाद अब ये स्ट्रेस बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, अब ये स्ट्रेस बढ़ने वाला नहीं है। ये लोड के साथ जितना लड़ना था लड़ चुका। ओके, बीच में यहाँ पे सी पॉइंट पे ये थोड़ा सा पीछे हट चुका था, लेकिन सी पॉइंट के बाद लोड अगर हम बढ़ाते रहे तो ये फिर से लड़ने के लिए रेडी हो चुका था, ठीक है, इसलिए स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा था। ओके, लेकिन डी पॉइंट तक ही ये इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है। एंड ये जो डी पॉइंट है ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो ही नहीं सकता किसी बॉडी पे। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी बॉडी में डेवलप नहीं हो सकता है। तो ये जो डी पॉइंट हमें मिल गया, ये डी पॉइंट है क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस आता है यही है किसी भी बॉडी का मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, ठीक है। अगर डी पॉइंट के बाद भी हम फोर्स को, लोड को इंक्रीज करते रहें तो डी पॉइंट के बाद ये मटेरियल एक ऐसा पॉइंट पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे ये मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट में मटेरियल हो जाएगा ब्रेक, तो इसे कहेंगे हम ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, ठीक है ना। तो यही था हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। हमें क्या पता चला कि किसी भी मटेरियल बॉडी में लोड के साथ साथ उसका इलास्टिक नेचर, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, एंड ये जो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पे अगर पूछा जाए तो आपको इस डायग्राम के साथ साथ ये पूरा पॉइंट को भी आपको लिखना है वहाँ पे। ओके, रिप्रेजेंट करना है कि ये ए पॉइंट ऐसा है, ए पॉइंट पे ये होता है, ओ से ए पॉइंट तक हमारा जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। देन उसके बाद अगर हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी में आता है डिफॉर्मेशन, लेकिन बी पॉइंट के आगे अगर हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो ये बॉडी क्या है, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। मतलब बी पॉइंट तक, ओ से बी पॉइंट तक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक होता है। देन उसके बाद क्या होता है बॉडी में, अगर हम लोड को इंक्रीज करते रहें तो बॉडी में आता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड बॉडी बन जाता है हमारा क्या, प्लास्टिक नेचर का, ठीक है। क्योंकि अब डिफॉर्मेशन जो आने वाला है, बी पॉइंट के बाद जो डिफॉर्मेशन आने वाला है वो डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से रिस्टोर नहीं कर सकता मटेरियल बॉडी। ओके, ठीक है। तो सी से डी पॉइंट जो है, सी से डी पॉइंट, इस रीजन को, इस जगह को, ठीक है, प्लास्टिक रीजन भी कहा जाता है। ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को छोड़ के। अब ये टॉपिक आपको समझना है अच्छी तरह से एंड याद रखना है इस टॉपिक को, ठीक है। एटलीस्ट आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है ये आगे भी आपको काम पे लगने वाला है, ठीक है। अगर आप जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करेंगे, ओके, तब जाके यही चीज़ लगने वाला है। ओके, ठीक है। एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं तब जाके आपको स्टील डिज़ाइनिंग, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में भी आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं शुरू। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। ओके, चलो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ओके, तो हुक्स लॉ में हमने क्या देखा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है। एंड यहाँ से हमने एक कंस्टेंट निकाला था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, ऐसा निकाला था कांस्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यही मिला था हमें क्या, हुक्स लॉ में, ठीक है, हुक्स लॉ में यही मिला था। तो इसी कांस्टेंट का नाम दिया था हमने क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो देखो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें पहला मिल जाएगा क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है,
चलो ये सब आप एकदम नोट में कॉपी करते जाइए। ओके, ये है क्या, इसको क्या, ये हो गया आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कैपिटल वाई से, ठीक है, कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। ओके, अब ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है। ओके, तो देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो। ओके, एंड इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपन एरिया एंड स्ट्रेन मतलब हमने ये सीखा था डेल्टा एल अपन एल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, एफ वाई ए, ओके, एल इंटू डी एल। ओके, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड इसका ऐसा यूनिट निकालिए, ऐसा यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, हमें ये पता है। ओके, तो रह जाएगा क्या, सिर्फ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का यूनिट ही होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट, जो कि था न्यूटन, ऐसा था। ओके, जिसको पास्कल से भी लिखा जाता है, अब इसको पीए से लिखा जाता है। ओके, ठीक है, अब डायमेंशन निकालो, स्ट्रेस का डायमेंशन ही होगा, स्ट्रेस का डायमेंशन ही होगा क्या, इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन। ओके, तो क्या मिलेगा, फोर्स अपन एरिया, ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, ऐसा ही होगा। ओके, चलो ये हो गया आपका डायमेंशन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। चलो अब नेक्स्ट मॉडुलस की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडुलस में आएगा आपका, इस जगह पे नहीं होगा तो इसको इरेज करना होगा हमें, इरेज करते हैं अभी, चलो ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अभी देखो हम अब बात करने वाले हैं बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कैपिटल के से लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लें, वॉल्यूम की बात करें, किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम की बात करें, तो तब जाके हमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा उसे हम कहेंगे बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के। एंड इसको अगर हम मैथमेटिकली टर्म्स पे लिखें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब फोर्स अपन एरिया, एंड नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूम चेंज dv एंड वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम v। इसको हम फोर्स अपन एरिया, इसको प्रेशर से भी लिख सकते हैं, प्रेशर अपन dv/v, ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, एंड ऐसा यूनिट, देखो ऐसा यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेस का यूनिट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का यूनिट बिल्कुल सेम रहेगा मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ओके, जिसको हम पास्कल से भी लिख सकते हैं। ओके, देन डायमेंशन भी क्या होगा आपका, सेम ही होगा। डायमेंशन हमें क्या निकाला था, एम एल माइनस टी माइनस 2। ओके, सेम रहेगा। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। चलो यहीं पे करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। एंड ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, ये है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ बक मॉडुलस। बक मॉडुलस का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कंप्रेसिबिलिटी। एंड इसको एक अलग लैंग्वेज पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट प्रेशर, ठीक है, पर यूनिट प्रेशर में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। चलो अब इसको मैथमेटिकल टर्म पे लिखो। मैथमेटिकल टर्म मतलब ये उल्टा हो जाएगा ना,
के अगर ये होगा तो 1/k होगा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा डेल्टा V P, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट प्रेशर, ठीक है, P फॉर प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट प्रेशर। इसको कंप्रेसिबिलिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका निकालो, ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, क्योंकि ये हो जाएगा आपका K का उल्टा, K का उल्टा होगा ना, ठीक है। बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल है तो सारे के सारे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट भी क्या होगा, ऐसा होगा कुछ इस तरह होगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, पावर सब उल्टा हो जाएगा। एंड डायमेंशन अगर निकालेंगे तो देखो डायमेंशन भी उल्टा हो जाएगा ना, इन्वर्स हो जाएगा, डायमेंशन सारे इन्वर्स हो जाएगा। तो m के ऊपर -1 आ जाएगा, l -1 है तो l 1 हो जाएगा, एंड t -2 है मतलब t 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डायमेंशन, ओके। तो डायमेंशन मैंने कैसे निकाला, हमें k का डायमेंशन पता है एंड k का ऐसा यूनिट पता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, 1/k कर दिया, तो ये हमें मिल गया ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन, ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मॉडुलस पे चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉडुलस में हमें ये देखने को मिलेगा क्या, कौन सा मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हम सीखेंगे अभी। देखो ये हो गया 4 नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ क्या, रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको ईटा साइन से भी डिनोट किया जाता है, ओके। इसको इस तरह से लिखो, ठीक है। चलो ये क्या है, ये रेशियो है शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन का। शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो है हमारा क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग स्ट्रेस अपन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ओके। अभी आपको ये शेयर फोर्स के बारे में अगर पता नहीं है तो शेयर फोर्स के बारे में ये जान लीजिए कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी के सरफेस पे अगर टेंजेंशियली कोई लोड लगता है तो उसे हम कहते हैं शेयर फोर्स, ओके। अगर ये एक बॉडी है, इसका टॉप सरफेस अगर मान लेते हैं ये टॉप सरफेस है, इसमें अगर कुछ इस तरह से फोर्स लगता है, ठीक है, एकदम इसके सरफेस एरिया बराबर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो इस फोर्स को कहेंगे शेयरिंग फोर्स, ओके, शेयर फोर्स। एंड इस फोर्स के लगने के बाद जो स्ट्रेस डेवलप होगा वही तो होगा शेयरिंग स्ट्रेस, ओके। एंड इस फोर्स के लगने के बाद ये शेप में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। जो स्ट्रेन आएगा वही तो है शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसका भी निकालो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का ही ऐसा यूनिट होगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको पास्कल लिखेंगे। एंड डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी सेम आएगा आपका, डायमेंशन सेम आएगा m l -1 t -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब बात करेंगे पॉइसन्स रेशियो के बारे में। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे पॉइसन्स रेशियो के बारे में। तो नेक्स्ट पे हम बात करेंगे पॉइसन्स रेशियो के बारे में, ठीक है। चलो अभी इसको करता हूँ इरेज एंड पॉइसन्स रेशियो के बारे में अब हम करेंगे शुरू। 5 नंबर पॉइसन्स रेशियो, ओके, ठीक है। रेशियो, पॉइसन्स रेशियो आपको दिख रहा होगा शायद, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये टी होगा। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ओके। इसीलिए मैं हर एक वर्ड को लिखने के बाद रिपीट करता हूँ, ठीक है। अगर चलो ये जो पॉइसन्स रेशियो है, पॉइसन्स रेशियो क्या है कि पहले इसका समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो ये अगर एक रॉड है, ये मान लिया एक रॉड है एंड जिसमें कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ओके। तो टेंसाइल फोर्स लगने के बाद क्या इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ में इंक्रीज होने वाला है। ये जो फोर्स, दोनों फोर्स लगने के बाद इसमें क्या लेंथ का इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। लेकिन देखो ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रहा है ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, इसका जो रेडियस है ये भी थोड़ा सा कम रहा है, ठीक है, ओके। ये भी थोड़ा सा कम हो रहा है, ओके। तो देखो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ लेटरल स्ट्रेन भी आ रहा है, ओके, ठीक है। ये आप समझेंगे तब
मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से लंबा बैलून्स होता था ना, लंबा बैलून्स कुछ इस तरह से होता था। ओके, तो इस बैलून को अगर आप यहाँ से पकड़ के यानी यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, ठीक है, तो बैलून क्या हो जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि ये पतला भी तो हो जाएगा ना, ये पतला भी तो हो जाएगा ना, लंबा हो रहा है लेकिन पतला हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ इसका इंक्रीज हो रहा है इस बैलून में। इस तरह के बैलून आपने शायद देखा होगा, ठीक है, कि लंबा एकदम स्नेक के जैसा होता है, एक सांप के जैसा होता है बैलून्स। तो ये बैलून्स के अगर दोनों साइड को मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक, तो ये तो लंबा हो जाएगा, ठीक ही है, लेकिन इसमें इसका जो रेडियस है या फिर डायमीटर है ये कम हो जाएगा। ओके, तो इसी को ऑब्जर्व करते हुए हमें मिला क्या, पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, पॉइसन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। एंड सिग्मा इसको कैसे लिखा जाता है, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो है, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसे कहते हैं हम पॉइसन्स रेशियो। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, रेडियस कम रहा है तो रेडियस का, एंड यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब ये, ठीक है। एंड यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। क्यों माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक तो बढ़ रहा है लेकिन एक तो घट रहा है ना। अगर लेंथ बढ़ने की बात करो, लेंथ बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आपका रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज मतलब घट रहा है ना, इसलिए हम माइनस साइन को फॉर्मूला पे लाते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब देखो इसका कोई डायमेंशन होगा या फिर ऐसा यूनिट होगा, आप ये सोच के बताइए कि ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन है, ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है, एंड ये भी तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये भी स्ट्रेन है, इसका भी कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, ये पूरा यूनिटलेस हो जाएगा। पॉइसन्स रेशियो हैज़ नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। ओके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। देखो ये था कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसके बारे में हमें जानना था, एंड आगे हम इन सारे मॉडुलस एंड कांस्टेंट के आपस में रिलेशन जो है ये देखेंगे। तो उसके पहले हम एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर लेते हैं। देखो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है एंड ज़्यादातर पूछा गया है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस। जस्टिफाई, क्या ऐसे पूछा जा सकता है आपको, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल देन स्ट्रेस। ठीक है, अब आपको ये जस्टिफाई करना है। देखो कैसे ये जस्टिफाई होगा, कैसे ये स्ट्रेन ज़्यादा फंडामेंटल है, मोर फंडामेंटल है, स्ट्रेस से ज़्यादा फंडामेंटल क्या है, स्ट्रेन। ओके, ठीक है, तो अब हम अगर ये देखेंगे कि एक बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस फोर्स के अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आएगा, आपका आएगा स्ट्रेस डेवलप होगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। बॉडी में जब फोर्स लगता है तो ये फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा, बोलो, ये फोर्स जो लग रहा है इस बॉडी में, तो ये फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा, इसमें डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा, मतलब स्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आता है कौन, स्ट्रेन आता है। ठीक है, एंड इसी स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए इसके अंदर डेवलप होगा क्या, स्ट्रेस। तो पहले कौन आता है, बोलो, पहले कौन आता है, पहले आता है स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि बॉडी में, किसी भी मटेरियल बॉडी में अगर फोर्स लगता है, लोड लगता है, तो ये लोड बॉडी में स्ट्रेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्ट्रेन, एंड इसके बाद इसी स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए बॉडी के अंदर डेवलप होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो ज़्यादा फंडामेंटल कौन हुआ, स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट था ये हो गया है जस्टिफाई, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओके, चलो अभी
हम देख लेते हैं क्या रिलेशंस बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पहला रिलेशन। अच्छा, रिलेशन को लिखने से पहले हम ये लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या मिला था हमें, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देन उसके बाद बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल के, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मिल गया था। उसके बाद हमने क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड आखिर में क्या सीखा हमने, पॉइसन्स रेशियो। तो ये सारे हैं इलास्टिक मॉडुलस एंड कांस्टेंट्स। ओके, तो इनके बीच हमें क्या करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है। आपके सिलेबस में इसका सिर्फ रिलेशन दिया गया है, इसको डेरिवेशन करना नहीं पूछा गया है। ओके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका रिलेशन याद रखना है। देखो ये हो गया यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 3k। ओके, 3k 1 - 2 सिग्मा। ओके, ये एक आपका रिलेशन हो गया किसके बीच, यंग मॉडुलस, बक मॉडुलस एंड पॉइसन्स रेशियो के बीच। ओके, देन दूसरा रिलेशन देखिए, y इज इक्वल टू क्या है, 2 ईटा। ठीक है, 2 ईटा एंड क्या है इसके साथ, यंग मॉडुलस के साथ ये है रिजिडिटी मॉडुलस का रेशियो एंड इसके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एंड देखो तीसरा रेशियो, देखो अभी भी हमारे पास c जो है, c का रिलेशन कोई मिला नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, तो c को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो c मतलब 1/k, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, c के साथ अगर यंग मॉडुलस का रिलेशन निकाले तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/c 1 - 2, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। ओके, तो c एंड k ये दोनों तो एक ही हमें पता है, k मतलब 1/c या फिर c मतलब 1/k। ओके, तो k के जगह पे आप c भी लिख सकते हैं एंड c की जगह k भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। ओके, कोई एक रिलेशन आप याद रख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। चलो अब 2 नंबर के बाद 3 नंबर रिलेशन पे आ जाते हैं। 3 नंबर रिलेशन में 3/y इज इक्वल टू क्या है, 1/eta प्लस 1/3k। ओके, ठीक है। अब देखो 3 नंबर रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या किसके बीच रिलेशन है, यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बक मॉडुलस। ओके, तो ये तीनों के बीच ये रिलेशन है। और चौथा रिलेशन में जाते हैं। ठीक है, यही रिलेशन आखिरी रिलेशन है जिसमें सिग्मा से पॉइसन्स रेशियो के साथ एंड 3k 2 ईटा। ओके, ठीक है, 2 ईटा 6k प्लस 2 ईटा। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ये 4 नंबर जो रिलेशन है, ठीक है, ये 4 नंबर जो रिलेशन है, इसको आप दूसरी जगह से भी डिराइव कर सकते हैं। मतलब ये पहला जो 1 नंबर रिलेशन था एंड सेकंड रिलेशन था, इससे भी आप ये 4 नंबर रिलेशन को डिराइव कर सकते थे। ओके, तो अच्छा होगा आप अगर इसे याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम पे लगने वाला है। ठीक है, चलो अब अगला जो लेक्चर आएगा इलास्टिसिटी के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के बारे में। ओके, तो अगले क्लास की में जो टॉपिक को है यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा और क्या क्या बच गया है इलास्टिसिटी से, जो कि हमें डिस्कस करना है। ओके, तो पहला फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ओके, ठीक है। ओके, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अब स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ओके, तो स्प्रिंग में फोर्स लगाने के बाद उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड तीसरा टॉपिक जो सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। आज जो सीखा हमने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ये होगा इलास्टिसिटी के क्लास नंबर 3। देन इसके बाद हम कर देंगे क्या, इलास्टिसिटी टॉपिक जो है इसको ख़त्म। ओके, ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड क्लासेस को रेगुलर कीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू वेरी मच।